हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं फिर से आपके लिए गणित का टेस्ट सीरीज लेकर आ गया हूं, जो कि रेखा, कोण, क्षेत्रफल, आयतन पर आधारित प्रश्नों पर होगा। इसमें पूरी तरीके से इन्हीं टॉपिक्स पे लेकर आया हूं, क्योंकि इस टॉपिक को लाने का मेन मकसद ये है कि सारे एग्जाम में तो पूछे ही जाएंगे। सीजीपीएससी, सीजी व्यापम के जितने भी एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इवन सेंट्रल और रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसलिए वीडियो लेकर आया हूँ क्योंकि आप सभी को पता है कि छात्रावास अधीक्षक जो है, इस छात्रावास अधीक्षक में जो गणित के जो 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, इससे पहले के जितने बार भी छात्रावास अधीक्षक का एग्जाम हुआ है, सारे एग्जाम में इन टॉपिक से सबसे अधिक प्रश्न पूछा गया है। इसीलिए मुझे लगा कि इन टॉपिक्स पे आपका प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं इन टॉपिक्स पे आपके लिए प्रश्न लेकर आया हूँ। मैं इसका छात्रावास अधीक्षक का सिलेबस दिखाता हूँ। देखिए, ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है, मैं छात्रावास अधीक्षक को मेंशन करके बना रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि केवल छात्रावास अधीक्षक के लिए है। इस टॉपिक को अगर आप अच्छे से कंप्लीट करके रखेंगे तो आपको सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा जहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, छात्रावास अधीक्षक के गणित के प्रश्न को, मतलब जो सिलेबस है उसको थोड़ा देखते हैं। इसमें 25 अंकों के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये इन सब पे मिला जुला के मैं क्वेश्चन तो ला ही रहा हूँ। इससे पहले भी मैं बहुत सारा वीडियो जो है हॉस्टल वार्डन के लिए ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ टेस्ट सीरीज के रूप में। तो अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल का जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, हॉस्टल वार्डन मैथ्स करके, उसमें जाके देखिए, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगा। ठीक है, मैं इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ ये जो यूनिट 3 और यूनिट 4 है, क्योंकि इससे सबसे अधिक प्रश्न जो है हॉस्टल वार्डन में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं इसके कुछ वीडियोस लेकर आऊँगा ताकि आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। और इसका अगर थ्योरी पार्ट आपको देखना है तो थ्योरी पार्ट के लिए भी हमारे चैनल का जो प्लेलिस्ट है हॉस्टल वार्डन मैथ्स करके, वहाँ पे जाके देखिए, आपको सब मिल जाएगा। इसमें मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपके लिए करा रहा हूँ। चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। और इसके अंदर हम इन दोनों यूनिट से, जो कि हॉस्टल वार्डन में सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, इनका हम प्रश्नों का प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करिएगा और खुद भी आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो पहला प्रश्न है आपके लिए लाइन्स एंड एंगल पर। प्रश्न है कि दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है, बीसी और एई समानांतर हैं और एंगल एबीसी 50 डिग्री है, साथ ही साथ बीसी बराबर एसी है, तो एंगल ईएसी का मान क्या होगा। जो कुछ भी दिया है यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिए, एक बार हाईलाइट कर लीजिए। क्या दिया है कि एबीसी देख रहे हैं आप, एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक है भाई। बीसी और एई समांतर है, बीसी ये हो गया हमारा और एई ये वाला लाइन होगी, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है, ठीक है। अब एंगल ए बी सी ये 50 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ए बी सी ये 50 डिग्री गिवन है। साथ ही साथ बोला है बी सी और ए सी बराबर है। बी सी देखिए पूरा लाइन है, मतलब ये वाला, और ए सी ये वाला, ये दोनों बराबर है, ठीक है। अब इन्हीं जो कुछ भी गिवन डाटा है इसी को सॉल्व करके हमको फाइंड आउट करना है कि ई ए सी का मान क्या होगा। तो देखिए कहाँ ई ए सी, ये जो एक्स लिखा है ना, हमको इस वाले वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए समझते हैं। पहली बात तो देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर है, ठीक है, जैसे ये दोनों भुजा बराबर है तो इनके आमने सामने का कोण भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे इसमें देखेंगे तो बी सी और ए सी को बराबर बोला गया है और ये वाला कोण 50 बोला। अगर ये कोण 50 है तो आप समझ में आ गया होगा कि ये वाला कोण भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा, ठीक है। पहला चीज तो हमारा यहाँ हो गया, लेकिन हमको फाइंड आउट करना है ये वाला, तो पहला चीज हो गया। अब देखिए, अब बोला है कि ये बी सी और ए समानांतर है। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ये बी सी है और ये ए है, ये समानांतर है और एक लाइन जो है काट रहा है, ये प्रतिच्छेदी रेखा जो है काट रहा है। जब ऐसा कॉन्सेप्ट बनता है, ऐसा यहाँ पे ऐसा कुछ दिया हुआ हो, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला दोनों आंतरिक जो कोण है, यहाँ पे एक ही साइड, ये प्रतिच्छेदी रेखा के एक ही साइड, इन दोनों कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये BC और ये ए और यहाँ पे ये AB जो है प्रतिच्छेदी रेखा है। मतलब कहने का ये वाला कोण 50 वाला और ये वाला पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, इन दोनों को जोड़ के हमको 180 मिलना चाहिए। यही रूल बोलता है समानांतर रेखाओं का। मतलब कहने का कि 50 डिग्री प्लस ये वाला कोण BAE, कोण BAE, इन दोनों को जोड़ के हमको 180 डिग्री मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, अब एंगल BAE कितना मिल जाएगा भाई हमको, ये हो गया 180 में इधर 50 घटा देंगे तो मिल जाएगा 130। ये 130 डिग्री ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। लेकिन यहाँ से ये वाला पार्ट तो हमने अभी देखा कि समद्विबाहु त्रिभुज के हिसाब से ये 50 था तो ये भी 50 हो गया और ये टोटल 130 है। मतलब कहने का इस 100, ये जो एंगल BAE है इसमें दो एंगल है, क्या क्या है, तो एक है 50 डिग्री और दूसरा ये वाला EAC जो फाइंड आउट करना है, जो x लिखा हुआ है। चलो मैं x लिख देता हूँ। इन दोनों का योग BAE 130 के बराबर है। अब यहाँ पे x निकाल दीजिए तो x कितना हो जाएगा, 130 डिग्री माइनस 50 डिग्री, घटाएंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा कितना हमको, 80 डिग्री। तो हमारा 80 डिग्री ही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो थ्योरम लगा है जो कि मैं अपना थ्योरी वाले क्लासेस में कंप्लीट किया हूँ।
लाइन्स एंड एंगल वाले में, तो आप जाके जरूर देखिएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार रिवर्स करके देख लीजिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न भी उसी पर आधारित है समांतर रेखा के ऊपर, और बहुत आसान प्रश्न है। वीडियो को पॉज करिए और उत्तर देने की कोशिश करिए। प्रश्न है कि दी हुई आकृति में P समांतर Q है। ये देखिए एक P रेखा है और इधर से ये Q रेखा है, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, तो x का मान क्या होगा पूछा। तो ये आपका x है, इसकी वैल्यू पता करना है कि ये वाला कोण जो है कितना होगा। अब इसको कैसे बनाया जाए, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा जो थ्योरम है वो भी साथ साथ समझते चलते हैं। जैसे ही ऐसे बनेगा ये x, जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो जो अपोजिट एंगल होता है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। अगर ये 95 है तो यहाँ पर ये वाला कोण भी 95 डिग्री होगा। सिमिलरली अगर ये 30 है तो यहाँ पर ये वाला कोण भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब आपको निकालना है यहाँ पे x। अब देखिए x निकालने के लिए अगर देखिए हम क्वेश्चन में मेंशन किया है P और Q समांतर रेखा है, तो मतलब इन दोनों का कॉन्सेप्ट तो कहीं पे यूज होने वाला है, थ्योरी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये वाला कोण अगर हम किसी तरह निकाल लें तो इससे ये होगा कि इन दोनों का योग 180 होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि दो समांतर रेखाओं को जब भी एक प्रतिच्छेदी रेखा काटेगा तो ये प्रतिच्छेदी रेखा के एक ही ओर स्थित दो आंतरिक कोणों का योग 180 हो जाता है। मतलब इसका और इसका योग 180 होगा। बात आएगा कि इसको कैसे निकाला जाए, तो इसको निकालने के लिए मैं अपने थ्योरी में भी समझाया हूँ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बहिष कोण का जो गुणधर्म होता है क्या होता है। जैसे ये देखिए इस त्रिभुज का ये बहिष कोण है, तो इसको निकालने के लिए मान लेते हैं x है, तो ये वाला और ये वाला, इसके बगल से दूर वाले जो दो कोण है, मान लीजिए ये a है और ये b है, तो ये x कैसे निकालेंगे, इसके बगल वाले को छोड़ के जो दूरस्थ वाले जो कोण है a और b, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमको ये बहिष कोण मिल जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। ये 30 और 95 इससे दूर है, ठीक है, अंतः कोण है, तो इन दोनों का जो है जोड़ दीजिएगा, तो 30 और 95 जोड़ने पर आपको 125 डिग्री मिलेगा। मतलब कहने का ये कोण 125 हो गया। अब इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, क्योंकि अंतः कोणों का योग समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदी रेखा के एक ही दिशा में स्थित अंतः कोणों का योग 180 होता है। मतलब कहने का x प्लस 125 इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब x कितना हो जाएगा भाई, तो 180 और 125 को उधर ले जाके माइनस कर दीजिए, घटाएंगे तो आपको मिलेगा 55 डिग्री, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसका थ्योरी पार्ट को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जरूर देखिएगा। चलिए अब तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है कि 17 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त संकेंद्रित है। छोटे वृत्त को स्पर्श करने वाले बड़े वृत्त की जीवा कितनी लंबी होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए इसको कैसे किया जाए, तो पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ दो वृत्त। ठीक है, चलिए दो वृत्त मैंने ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है कि बड़ा वाला जो वृत्त है उसका जो त्रिज्या है कितना है, 17 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मान लेते हैं ये केंद्र, संकेंद्रित मतलब दोनों वृत्त का केंद्र एक ही है। ठीक है, तो मैं जो बाहर बड़ा वाला वृत्त है इसका जो त्रिज्या है ये है इसका त्रिज्या। ठीक है, ये हमको कितना दिया है, 17 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 17 सेंटीमीटर दे दिया। फिर बोला है कि जो 8 सेंटीमीटर और जो छोटा वृत्त है मान लीजिए ये वाला, इसकी त्रिज्या कितना है भाई, ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे बोल दिया है कि छोटे वृत्त को स्पर्श करने वाले वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी होगी। देखिए पहली बात तो मैं यहाँ से ऐसे ऐसे ड्रॉ करता हूँ, एक जीवा ड्रॉ कर रहा हूँ ये। ठीक है, ये एक जीवा हो गया। एक ऐसी जीवा है जो छोटे वाले वृत्त को क्या कर रहा है, छोटे वाले वृत्त को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, ये स्पर्श बिंदु है। अब ये जीवा की लंबाई आपसे पूछा है, ये वाला 8 हमको दे दिया। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए कि कोई भी वृत्त का केंद्र से जो स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, केंद्र से जो लंब डाला जाएगा ना तो हमेशा 90 डिग्री का बनाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। मतलब ये वाला कोण कितना है, 90 अंश का हो गया। अगर 90 अंश का हो गया और साथ ही साथ ये लंब जो है इस पूरे जीवा को दो बराबर भाग में भी बांटेगा, मतलब ये और ये आपस में बराबर होगा। ठीक है, अब जब ये समकोण त्रिभुज बन गया तो पाइथागोरस थ्योरम का आप यूज करके आप निकाल सकते हैं जीवा की लंबाई। पाइथागोरस थ्योरम में ये लंब हो गया, ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार। ठीक है, तो आधार निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में कर्ण का स्क्वायर मतलब 17 का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस ये वाला पार्ट है, चलिए इसको मैं x लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, 17 का स्क्वायर होता है 289, 8 का स्क्वायर होता है 64, माइनस कर देंगे इधर लाके, बराबर हो गया एक्स स्क्वायर। ये दोनों को अगर घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा हमको, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 225 के बराबर। तो स्क्वायर अगर हटाएंगे तो रूट ओवर 225 हो जाएगा और 225 का वर्गमूल हो जाता है 15 सेंटीमीटर। मतलब ये x मिल गया कितना, 15 सेंटीमीटर। और मैंने कहा कि ये जो लंब खींचा गया इस जीवा के ऊपर, स्पर्श रेखा के ऊपर, ये दो बराबर भाग में बांटता है। मतलब अगर ये 15 आया तो कहने का मतलब ये भी 15 होगा। मतलब टोटल इस जीवा की लंबाई कितना हो गया, 15 गुना 2, 30 सेंटीमीटर इस जीवा की लंबाई हो गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो मैं अपने थ्योरी क्लास में बताया हूं, आप हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा। चलिए चौथा प्रश्न आप सभी के लिए।
चौथा प्रश्न है आप सभी के लिए ये, ठीक है, ये भी यहाँ पे थोड़ा सा वृत्त के ऊपर ही है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न है कि एक वृत्त में ए बी एक व्यास, सी डी एक जीवा है, ठीक है। ए बी और सी डी आगे बढ़ाए जाने पर वृत्त के बाहर एक बिंदु पी पर मिलते हैं, ठीक है भाई। पी डी 15.3 सेंटीमीटर, सी डी 11.9 सेंटीमीटर, ए पी 30.6 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। चलिए एक वृत्त ड्रॉ कर लेते हैं पहले हम। तो ये हमारा हो गया वृत्त, ठीक है। वृत्त का ये हो गया केंद्र। तो पहले हमको इसका व्यास ड्रॉ करना होगा, तो चलिए मैं एक व्यास ड्रॉ कर लेता हूँ। ये ए बी, ए बी बोला है कि व्यास है, ठीक है, मैं ए बी लिख दिया। ए बी एक व्यास हो गया। इसको आगे बढ़ाना है, तो हमने इसको आगे बढ़ा दिया, कहाँ तक, पी तक। साथ ही साथ बोला है एक जीवा सी डी है, ठीक है, जो बढ़ाने पर कहाँ तक, पी तक मिलता है। तो ठीक है, मैं एक जीवा ड्रॉ करता हूँ। तो ये जीवा ऐसे जा रहा है और यहाँ पे जाके पी पर जाके मिल जाएगा, ठीक है। ये सी डी है एक जीवा। अब जो कुछ भी दिया है यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या बोला है कि पी डी 15.3 सेंटीमीटर। देखिए पी डी कहाँ है भाई, ये पी डी हो गया, ये हमारा डी है और ये पी डी हो गया। तो ये 15.3 सेंटीमीटर ये वाला पार्ट हो गया। इसके बाद सी डी 11.9, ये सी डी दे दिया आपको यहाँ से यहाँ तक, ये 11.9 सेंटीमीटर। फिर बोला है ए पी 30.6, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टोटल जो लंबाई है ए पी कितना दिया है, 30.6 सेंटीमीटर। आपको त्रिज्या निकालना है, तो त्रिज्या यहाँ से ये वाला पार्ट हो गया या फिर ये वाला पार्ट, दोनों त्रिज्या ही है। मान लेते हैं ये आर आर लिख देते हैं, ठीक है। मतलब ये व्यास टोटल कितना हो गया, 2r हो गया। अब यहाँ पे एक चीज को समझिएगा, जहां भी ऐसा वृत्त की दो जीवा, ठीक है, व्यास भी एक जीवा ही होता है, ठीक है। यहाँ से दो वृत्त से दो निकला हुआ ये जीवा है, कहीं पे अगर बाहर में मिलते हैं, ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद क्या रखना है, ध्यान से याद रखिएगा। ये ए पी जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, ए पी गुणा बी पी, ये जो बाहर में है इसका गुणा जो होगा, इन दोनों का जो गुणा होगा वो बराबर होगा किसके, सिमिलर ऐसे ही सी पी इंटू ये पी डी या फिर डी पी जो कह लीजिए। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है इसी तरह से, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए एपी कितना है, ए से लेके पी तक आपको 30.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे 30.6 सेंटीमीटर इंटू बीपी। बीपी ये हमको पता ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 2r हो गया और ये वाला टोटल 30.6 है, तो 30.6 में अगर ये 2r घटाएंगे तो बीपी मिल जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 30.6 माइनस 2r, ये जो मिल गया बीपी का वैल्यू ये मिल गया, इक्वल्स टू सीपी। देखिए सीपी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये 11.9 है और ये 15.3 है। इसको पूरा दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा सीपी का वैल्यू मिलेगा। इन दोनों को जोड़ने पर आपको मिलेगा 27.2, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे मिल जाएगा डीपी। डीपी कितना है, 15.3। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से आपको आर का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो राइट लेफ्ट साइड बचेगा 30.6 माइनस 2r बराबर 27.2 गुणा 15.3 बट्टा में 30.6, ठीक है। देखिए ये पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 10 आ जाएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 10 आ जाएगा। 10 काट दीजिए और 153 दूनी होता है कितना, 306, और इसको जब आप काट देंगे तो आपको मिलेगा 13.6, ठीक है। मतलब 30.6 माइनस 2r बराबर, राइट साइड में काटने पीटने के बाद आपको मिल रहा है कितना, 13.6, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अच्छा 2r को इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, आपको मिलेगा 2r बराबर 30.6 माइनस 13.6। इसको अगर आप घटाएंगे तो मिलेगा आपको 17, ठीक है। मतलब 2r बराबर 17 हो गया, तो r कितना हो जाएगा, 17/2 मतलब 8.5 सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो रिवर्स करके जरूर देखिएगा। इसके लिए भी हमारे जो पूरा जितने भी तरह के यहाँ से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे थ्योरी क्लास में, सर्कल वाले में जाके देखिएगा, मिल जाएगा। पांचवा प्रश्न आप सभी के लिए कि माना त्रिभुज ABC और QPR ये दोनों त्रिभुज का सिमिलर है, ठीक है, सिमिलरिटी का ये साइन है, और बोला है एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ QPR बराबर है 9/4। यदि AB 12 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, AC 9 सेंटीमीटर, तो QR किसके बराबर होगा। अब इसको समझिएगा, कैसे समझना है, डायरेक्ट है। जब भी ये दोनों त्रिभुज जो है सिमिलर दिया गया है, ठीक है, तो क्या कॉन्सेप्ट होता है वो समझिएगा। जब भी दो त्रिभुज सिमिलर है और उन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज QPR, PQR है कि QPR है, इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। ए बराबर दिया हमको 9/4। जब भी ऐसा होता है, दो सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो अगर क्षेत्रफल का दिया, एरिया है ना, ये क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो ये किसके बराबर होता है, इसको समझिएगा। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज QPR, ये किसके बराबर, इसको समझिएगा। इनकी भुजाओं के
वर्ग के अनुपात के बराबर। जैसे ए बी आ रहा है, यहाँ पे क्यू पी पहले आ रहा है, तो कहने का मतलब ए बी बटा क्यू पी इन दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर हो सकता है, या फिर बी सी बटा पी आर, ठीक है, बी सी बटा पी आर के वर्ग के बराबर हो सकता है, या फिर ए सी और क्यू आर, ठीक है, ए सी बटा क्यू आर के वर्ग के बराबर होता है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसको समझिएगा। जब दो त्रिभुज क्या हो, सिमिलर हो, साथ ही साथ उनके त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है सिमिलर त्रिभुजों का, उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड होते हैं उनके अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। तो ये चीज़ को आपको याद रखना है। अब ये देखिए, क्षेत्रफल का अनुपात तो 9/4 तो दिया ही है, बराबर हमको निकालना क्या है, क्यू आर। तो क्यू आर देखिए यहाँ पे ये वाले में, तो इसको आप रखिएगा। ए सी हमको दिया हुआ है कितना, ए सी दिया हुआ है 9, ठीक है, 9 सेंटीमीटर, तो आप 9/क्यू आर ये पूरे का कर देंगे वर्ग, ठीक है। अब इधर का आप स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर आ जाएगा रूट, मतलब ये 9/4, ठीक है। और इधर राइट साइड में हमारा कितना बच गया, 9/क्यू आर। वर्गमूल निकालेंगे 9/4 का तो मिलेगा 3/2 बराबर, ये हो गया 9/क्यू आर। इसको काटिए तो 3 3 9 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 और क्यू आर हमको मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए छठवां प्रश्न अब देखते हैं। छठवां प्रश्न है आप सभी के लिए, ये वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। छठवां प्रश्न जो है हमारा आयतन के ऊपर है, ठीक है। क्या बोला है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई, घनाभ मतलब क्यूबॉइड की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 18 मीटर है, ठीक है, सॉरी सब मीटर में है, तो उसमें रखे जा सकने वाले सबसे बड़े या फिर बड़े से बड़े गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। देखिए इस चीज को आपको समझना क्या है, पहले मैं एक घनाभ बना देता हूं, ठीक है, ये हमारा हो गया घनाभ। यहाँ पे रख दिए, ये मान लो ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये वाला जो है, नहीं थोड़ा सा इसको, ये जो है सबसे लंबी भुजा इसको 28 सेंटीमीटर मान लिया, छोटा है इसको 14 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और ये ऊंचाई जो है इसको 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंतर्गत सबसे बड़ा गोला क्या रखा जा सकता है। देखिए अगर गोला जो रखेंगे, मान लो अगर गोले का व्यास अगर 28 हो जाएगा, जब 28 होगा तो ये वाला पार्ट में जब गोला लगाओगे तो ठीक है, लेकिन बाहर जो वाला पार्ट जो है 28 क्योंकि सब तरफ होगा तो बाहर निकल जाएगा। तो इस केस में सबसे बड़ा जो साइज का गोला रखा जाएगा ना, उसका व्यास कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। जो सबसे छोटा साइज होगा घनाभ का, उतने ही व्यास वाले गोले को इसके अंदर परफेक्टली रखा जा सकता है, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है। मतलब कहने का कि जो गोला है, ठीक है, जो स्फीयर है, गोला है, उसका व्यास कितना होगा, तो इसका जो सबसे छोटा जो भुजा होगा 14 सेंटीमीटर इसका व्यास होगा। इस चीज़ को याद रखिए, क्योंकि भाई अगर मान ले कोई गोला को अगर हम रखने जाएंगे तो 14 सेंटीमीटर रखेंगे तभी तो इससे कम वाले में सेट हो पाएगा, नहीं तो अगर 28 सेंटीमीटर व्यास वाला अगर मैं रखूंगा तो ये वाला पार्ट जो है 28 तो अंदर में ढक जाएगा, लेकिन बाहर निकल आएगा इधर 14 वाले में और 20 वाले में, ठीक है। तो केवल छोटा वाला ही इसके अंदर परफेक्टली रखा जा सकता है, ठीक है। तो गोला जो है उसका व्यास हो गया 14 सेंटीमीटर, तो गोला का त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 14 का आधा ही व्यास का आधा होता है, तो 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर जब हो ही गया, अब हमसे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, या फिर कह लीजिए कर्व सरफेस एरिया, ये कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है 4πr², ठीक है। रख देते हैं वैल्यू, 4 इंटू पाई का वैल्यू हो जाएगा कितना, 22/7, r² मतलब r 7 मिला है तो 7 इंटू 7, काट दीजिए, 7 से 7 कट जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा, चलिए ठीक है, तो इसका गुणा करिए तो 22 7 154, 4 गुना 154, 15 चौके 60 और 4 चौके 16, 616, ठीक है। 616 वर्ग मीटर हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में। तो याद क्या रखना है कि जो सबसे छोटा भुजा होगा उसी साइज का गोला, जो उतने ही व्यास का गोला जो है इसके अंदर परफेक्टली रखा जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए सातवां प्रश्न है आपके लिए, फिर से आयतन के ऊपर स्थित है। क्या है कि किसी गोले और किसी लंब वृत्तीय बेलन का आयतन समान है, ठीक है भाई। गोला और बेलन की त्रिज्या क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहली बात तो बेलन और गोला का आयतन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। तो जो गोला होता है, ठीक है, गोला का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, उसका फॉर्मूला होता है 4/3πr³, ठीक है। इसका जो त्रिज्या है उसको कैपिटल आर ले लिया। और जो बेलन है, जो सिलेंडर है, इसका जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है πr², क्या होता है, πr²,
स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है। इन दोनों फॉर्मूले का ही यूज़ करना है क्योंकि ये दोनों का आयतन हमको बराबर दिया हुआ है। देखिए सारे वीडियो जो हमारे चैनल में अवेलेबल है, इसका थ्योरी पार्ट को मैं बहुत अच्छे से फॉर्मूला को समझा के कराया हूँ, आप जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। अब इन दोनों का आयतन बराबर है और आपको निकालना क्या है, बेलन की ऊंचाई, ठीक है। तो दोनों का आयतन जब बराबर, इसको बराबर कर देते हैं। फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच बराबर इसका आयतन कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे त्रिज्या को अलग अलग रखा हूँ क्योंकि बेलन की त्रिज्या अलग है और गोले की त्रिज्या अलग है, ठीक है। देखिए पाई से पाई तो ये कट गया तो इसको हम काट दिए। आर इसकी त्रिज्या, ठीक है, ये गोला का है, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है इधर गोला का है, ये गोला का है और ये बेलन का है, ठीक है। तो बेलन का त्रिज्या, ये स्मॉल आर लिया हूँ तो बेलन की त्रिज्या कहाँ है हमारे पास, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 14 का स्क्वायर है तो 14 × 14 और एच तो हमको निकालना है तो एच छोड़ देते हैं। राइट साइड में 4/3, यहाँ पे बेलन की त्रिज्या कितना, 21 सेंटीमीटर, तो 21 × 21 × 21 3 बार लिखना होगा। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, काम में हमारा बन जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3 × 7 = 21, 7 से कट गया, ये 7 दूनी 14, ये 2 दूनी 4, ये 2 × 7 = 14 और ये 7 × 3 = 21, सब कट गया। क्या मिला भाई, यहाँ पे देखिए 21 × 3 = 63, बस इतना ही मिल गया और 63 सेंटीमीटर ही इसका हाइट होगा क्योंकि एच बच गया है, एच ही तो निकालना था। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो जो भी फॉर्मूला में बोला है बस वैल्यू हम रख दिए हैं, काम बन गया, ठीक है। ये इजी टाइप के प्रश्न है, बस थोड़ा सा समझ का फेर होता है। चलिए 8वां प्रश्न जो है ये क्षेत्रफल के ऊपर आधारित है। प्रश्न है कि एक तांबे के तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया, ठीक है भाई, जिसका क्षेत्रफल 121√3 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इस तार को मोड़कर एक वृत्ताकार कर दिया जाए तो इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। मान लेते हैं पहले तो एक तार है, ठीक है। पहले इस तार को मोड़ करके एक समबाहु त्रिभुज बना दिया गया तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होगी, बराबर, इसीलिए इसको समबाहु कह रहे हैं। अब इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है हमको कितना, 121√3 वर्ग सेंटीमीटर। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको याद रखना चाहिए √3/4 √3/4 × a²। ए क्या है, भुजा है, ठीक है। मान लेते हैं ये ए है और ए है, ये भुजा है। अब इसमें क्षेत्रफल तो हमको 121√3 दिया हुआ है तो यहाँ पर लिख देता हूँ 121√3 बराबर √3/4 × a²। देखिए √3 से √3 कट गया ये 121 और 4 का इधर गुणा हो जाएगा बराबर a²। इसका जब रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा रूट 121 × 4। 121 का वर्गमूल होता है 11 और 4 का वर्गमूल होता है 2, मतलब भुजा कितना मिल गया, 11 दूनी 22 सेंटीमीटर सभी भुजा इसका मिल गया, 22 और 22, ठीक है। जब ये मिल गया तो हम ये पता कर सकते हैं कि इस पूरा जो तार है उसकी लंबाई कितनी थी भाई, तो इसका इस त्रिभुज का जो परिधि होगा वही तो इस तार की लंबाई होगा क्योंकि इसी को मोड़ के तो इतना बनाया गया है, मतलब 22 + 22 + 22, ठीक है, 22 + 22 + 22 मतलब 66 सेंटीमीटर जो है तार की लंबाई थी। अब इसी तार को क्या कर दिया गया है, बना दिया गया है क्या, एक वृत्त बना दिया गया है, ठीक है। तो जो वृत्त, इसको अगर मोड़ के अगर एक वृत्त बना दिया ऐसे तो वृत्त का जो परिधि होगा वो इसी के लंबाई के तो बराबर होगा और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, और वृत्त की जो परिधि है वही इसका लंबाई हो गया, ठीक है। तो वृत्त की परिधि 2πr बराबर हम कर देंगे 66 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करके हम यहाँ से पहले तो हम त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे त्रिज्या, निकालते हैं तो 2 × पाई का वैल्यू 22/7 × r बराबर 66, काटिए इसको, 22 दिया 66 कट गया, ये 7 दिया 21 और 2 आ जाएगा नीचे, मतलब त्रिज्या मिल जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। ये हमको रेडियस मिल गया, त्रिज्या मिल गया। जब इस वृत्त का त्रिज्या मिल गया तो इसका क्षेत्रफल हमको पता है πr² होता है फॉर्मूला, तो पाई का वैल्यू हो गया 22/7, r मतलब त्रिज्या हो गया 21/2 गुना 21/2। इस पूरे को सॉल्व कर दीजिए तो 7 या 21 कट गया, ये 2 11 बार में कट गया, अब बच गया क्या और कुछ कटेगा नहीं, 11 3 और 21, 11 3 और 21 का जब गुणा करेंगे तो मिलेगा 693 और नीचे में बटा में 2 बचा हुआ है तो 693/2 काट पीट देंगे तो मिल जाएगा 346.5 वर्ग सेंटीमीटर और यही वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसमें 2-3 तरह का फॉर्मूला यहाँ पे लगा है, वृत्त का भी लगाए हैं और त्रिभुज का भी, समबाहु त्रिभुज का भी लगाए हैं, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट मिला जुला के भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। चलिए 9वां प्रश्न आप सभी के लिए 9वां प्रश्न है कि एक चतुर्भुज की ऊर्ध्वाधर भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वृत्त में है, ठीक है। चतुर्भुज के क्षेत्रफल को छोड़कर वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। पहले हम एक वृत्त ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा हो गया वृत्त।
अब इसमें हमको चतुर्भुज ड्रॉ करना है, ठीक है। ये चतुर्भुज ड्रॉ कर देते हैं, तो इसके लिए हमको ऐसे करना है, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिए, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। ऊर्ध्वाधर बोला है, मतलब ये सभी 90 डिग्री, क्योंकि एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं ऊर्ध्वाधर होती है 90 डिग्री, वो क्या कहलाता है? आयत कहलाता है, रेक्टेंगल कहलाता है। मतलब कहने का कि इस वृत्त में एक रेक्टेंगल बना है जिसमें ये 8 सेंटीमीटर हो गया, ये 8 सेंटीमीटर हो गया, ये 6 सेंटीमीटर हो गया, और इधर से ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब हमको पूछा क्या है कि इस चतुर्भुज के पार्ट को छोड़ के ये जो वृत्त वाला पार्ट बाहर बाहर बच गया है, ठीक है, ये वाले का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये वाला पार्ट जो वृत्त का बच जाएगा उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालें, ठीक है। तो देखिए, पहली बात तो जो आयत है, ठीक है, जो रेक्टेंगल है, उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू बी। तो इसका लंबाई है 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई है 6, तो 8 छंग 48 वर्ग सेंटीमीटर, ये आयत का क्षेत्रफल हो गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल के लिए तो हमको त्रिज्या चाहिए होगा, क्योंकि सर्कल का जो एरिया होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, इसका त्रिज्या तो दिया नहीं है, तो त्रिज्या कहाँ से निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है कि ये दोनों को ज्वाइन करना है। तो ये जो इस चतुर्भुज का, इस आयत का जो विकर्ण मिल रहा है ना, वो इस वृत्त का व्यास मिलेगा, ठीक है। तो व्यास निकालते हैं, तो पहले देखेंगे ये समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप इस विकर्ण को निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? इस विकर्ण का लंबाई कैसे निकाला जाएगा? जो विकर्ण का लंबाई होगा यही इस वृत्त का व्यास हो जाएगा। इसको मैं केंद्र यहाँ पर मान लेता हूँ। तो व्यास बराबर हो जाएगा रूट ओवर ये आधार का स्क्वायर प्लस जो लंब है उसका स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 और वर्गमूल निकाल देंगे तो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब ये जो मिल गया हमको, व्यास कितना मिला? 10 सेंटीमीटर। अगर व्यास 10 सेंटीमीटर मिल गया तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? व्यास का आधा, 10 दूनी 10 का 10/2 मतलब 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या मिल गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 22/7 पाई का वैल्यू इंटू 5 इंटू 5, इसको हमको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो 22 पंचे 110, 110 पंचे 550, 550/7, इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा लगभग 78.57 वर्ग सेंटीमीटर मिलेगा। तो इसको मैं अप्रॉक्स कर लेता हूँ 78.6 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमको मिल गया पूरा वृत्त का क्षेत्रफल, और ये अंदर में इसका आयत का क्षेत्रफल मिल गया। तो इस वृत्त में से आयत का क्षेत्रफल को घटा दीजिए, तो 78.6 में से घटा दीजिए आप 48 सेंटीमीटर, 48 वर्ग सेंटीमीटर को घटा दीजिए, तो जो आएगा वही आंसर मिलेगा, ठीक है। तो मिल जाएगा हमको कितना? 6, ये 0 और ये 3, 30.6 वर्ग सेंटीमीटर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब इस वीडियो का 10वां और आखिरी प्रश्न आपके लिए है, ठीक है। प्रश्न है कि एक आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल 375 वर्ग सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या होगा, ठीक है। पहले देखिए, आयत हम एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया आयत, इसका परिमाप दिया है। आयत का परिमाप का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी होता है। इसका वैल्यू दिया है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एल प्लस बी अगर निकालना होगा तो ये 2 से काट देंगे 80 को, तो 40 बार में मिल जाएगा। तो एल प्लस बी हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ये एल प्लस बी मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई का वैल्यू मिल गया 40। ये लंबाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है, ठीक है। ये मिल गया। अब बात आता है कि क्षेत्रफल दिया है क्षेत्रफल 375 वर्ग सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी, ये दिया हुआ है 375। हमसे पूछा है कि लंबाई और चौड़ाई में अंतर क्या होगा, मतलब एल माइनस बी, ये चीज़ हमसे पूछा गया है। इसको निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो एल्जेब्रा में एक फॉर्मूला होता है, मैं अपने एल्जेब्रा वाले चैप्टर में पढ़ाया हूँ, देख लीजिएगा जाके। एल माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है एल प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab होता है, ठीक है। एक्चुअली इसको अलग अलग तोड़ के भी यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी के स्क्वायर वाले फॉर्मूले से भी बना सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट आप याद रखिएगा। एल माइनस बी का स्क्वायर निकालना है। एल प्लस बी का वैल्यू अभी 40 आया है, तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एल इंटू बी का वैल्यू है 375, ठीक है। 40 का स्क्वायर हो गया 1600 माइनस 4 इंटू 375, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो मिलेगा 1500। 1600 में 1500 घटाएंगे तो मिलेगा 100। मतलब एल माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 है। तो एल माइनस बी कितना मिलेगा? रूट ओवर 100। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, और 100 का वर्गमूल हो जाता है 10 सेंटीमीटर। मतलब लंबाई चौड़ाई का अंतर मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। इस प्रकार हमने रेखा, कोण, आयतन, क्षेत्रफल पर आधारित जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि छात्रावास अधीक्षक के लिए सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस वीडियो के अंदर हमने देखा, ठीक है। तो चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे तो हमने क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया है। अगर इसका
थ्योरी वाले पार्ट को आपको देखना है, समझना है कि फॉर्मूला कैसे बनता है, कैसे याद रखना है, तो आप हमारा जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके पूरा थ्योरी पार्ट को भी देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप अपना तैयारी अच्छे से रखे रहें, करते रहें, हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।